यह कहानी काफी पुरानी है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था और उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रब्बी लाल। रब्बी लाल जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के साथ खेला करता था। रूबी लाल उस पेड़ के साथ खेलती थी, आम खाती थी और आराम से उस पेड़ के नीचे सो जाया करती थी। रूबी लाल को उस पेड़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और पेड़ भी खुश होता था। इस तरह समय बीतता गया और रूबी लाल भी बड़ी होती गई। अब रूबी लाल रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलती। एक दिन की बात है, रूबी लाल चलते चलते उस पेड़ के पास पहुंची। वह बहुत दुखी थी। रूबी लाल को देखकर पेड़ बहुत खुश हो गया और बोला, आओ रूबी लाल बेटा, मेरे साथ खेलो। यह सुनकर रूबी लाल बोली, मैं अब बच्ची नहीं रही कि तुम्हारे साथ खेलूं। मैं अब पेड़ों के साथ नहीं खेलती। मुझे अब खेल नहीं बल्कि खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए मुझे अब पैसों की जरूरत है। माफ करना बेटा रूबी लाल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे आम तोड़ सकती हो और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा सकती हो। उन पैसों से तुम अपने लिए खिलौने खरीद सकती हो। ये सुनकर रूबी लाल बहुत खुश हो जाता है और आम तोड़ने लगता है। इसके बाद रविलाल आम तोड़कर बेचने के लिए बाजार ले जाता है। लेकिन कई दिन बीत गए, रूबी लाल उस पेड़ के पास फिर लौटकर नहीं आई। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हुआ। इस घटना के कई सालों बाद जब रब्बी लाल जवान हो गया, तब वह फिर से उस पेड़ के पास आया। रब्बी लाल को देखकर पेड़ बहुत खुश हो गया और बोला, रब्बी लाल बाबा आ जाओ, मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे अपने परिवार के लिए काम करना पड़ता है। अब मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? माफ करना बेटा, मेरे पास तो घर नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन तुम मेरी डालियां ले जा सकते हो और उनसे एक घर बना सकते हो। यह सुनकर रवि ने लाल पेड़ की डालियां तोड़ लीं और खुशी खुशी उन्हें लेकर चला गया। डालियां टूटने के बाद भी पेड़ खुश था, लेकिन उसके बाद रविलाल कभी वापस नहीं आया। बेचारा पेड़ बहुत दुखी हुआ। इस घटना के कई साल बाद रब्बी लाल फिर से उस पेड़ के पास आया। रब्बी लाल को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, आओ बेटे, मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरा मन नाव चलाने का कर रहा है। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकोगे? नहीं, मैं तुम्हें नाव नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरी टहनियां कांढ इस्तेमाल कर सकते हो और उनसे एक नाव बना सकते हो। फिर क्या हुआ? रब्बी लाल ने उस पेड़ की टहनियां काट लीं। और उन टहनियों से एक नाव बना ली। फिर वह उस नाव को चलाने लगा। फिर इस तरह कई साल बीत गए। रब्बी लाल फिर कभी उस पेड़ के पास नहीं आया। इसी तरह समय गुजरता रहा। आखिरकार बहुत सालों बाद रब्बी लाल फिर से उस पेड़ के पास आया। उसे देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ कर दो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। नहीं, अब मैं कुछ नहीं चाहता। मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे अब आराम की जरूरत है। ठीक है, तुम मेरे इन जड़ों पर बैठकर आराम करो। पेड़ की जड़ों की बात सुनकर रब्बी लाल वहां गया और जड़ों पर बैठकर आराम करने लगा। ये देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इस कहानी में हमने लिखा है कि कैसे एक पेड़ इंसान को सारा जीवन कुछ न कुछ देता रहता है, लेकिन इंसान उसकी कोई कद्र नहीं करता। पेड़ हमें छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है और बहुत कुछ देता है, लेकिन हम लोग उसे बेरहमी से काटते हैं और उसके बदले हम कुछ भी नहीं देते। रब्बीपुर नाम का एक गांव था और उस गांव के पास एक जंगल था। एक दिन उस जंगल में एक राक्षस आया। अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है। और जंगल को देखकर लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी हैं।
और पास में एक गांव भी दिख रहा है। लगता है यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। चलो अब रहने के लिए कोई गुफा ढूंढते हैं। यह कहकर राक्षस गुफा ढूंढने लगता है और कुछ समय बाद उसे एक गुफा मिल जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर गुफा है। मुझे यह बहुत पसंद आई। तो आज से यही मेरा रहने का घर होगा। इसके बाद से राक्षस उसी जंगल में रहने लगा और अगर कोई उस जंगल से गुजरता तो राक्षस उसके सामने आ जाता और उसे खा जाता। इसी तरह एक दिन मलिन नाम का एक आदमी उस जंगल में पैदल जा रहा था। दूर दूर जो काम से गया था वो तो पूरा ना हो सका। अब क्या किया जा सकता है? चलो घर लौट चलते हैं। बीवी तो फिर से मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो जल्दी से घर लौट चलते हैं। और इस तरफ अरे, हवा में कुछ अजीब सी इंसानी खुशबू है। जरूर कोई इंसान आया है। तो चलो, पेट भरने का वक्त हो गया है। ये कहकर राक्षस उसे ढूंढने निकल पड़ता है। और एक समय पर राक्षस उस इंसान को ढूंढ ही लेता है। कहाँ जा रहा है रे इंसान? आ जा मेरे पेट में, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे बाप रे, कितना बड़ा राक्षस! राक्षस कहाँ से आ गया? इस जंगल में तो कभी कोई राक्षस था ही नहीं। यह कहकर मोलिन दौड़ पड़ता है और राक्षस भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद राक्षस मोलिन को पकड़ नहीं पाता। क्या कह रहे हो मोलिन? सच में तुम्हें राक्षस ने पीछा किया था? हाँ जी बूढ़े दादू, मैं सच कह रही हूँ। सच में राक्षस ने मुझे पीछा किया था। मैं तो बस किसी तरह बच गई। लेकिन बात यह है कि राक्षस आया कहाँ से और हम इससे कैसे बचेंगे? जैसे भी हो, हमें कोई न कोई बचने का तरीका निकालना ही होगा बूढ़े दादू। नहीं तो हमें जंगल में जाना बंद करना पड़ेगा। और क्या पता कहीं वो राक्षसी गांव तक न आ जाए। हाँ रूमी माँ, कोई उपाय निकालना होगा। मलिन, तुम कल सुबह आ जाना, हमें मीटिंग करनी है। ठीक है दादू। यह कहकर वे वहां से चले जाते हैं। मलिन, जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है? क्या वाकई हमारे जंगल में राक्षस आ गया है? हाँ मुद्दल बाबू, सचमुच हमारे जंगल में एक राक्षस आ गया है और उसने मुझे खाने के लिए दौड़ा लिया था। हमें तो फिर जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकालना होगा। इसके बाद गांव का मुखिया सोचने लगता है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। बहुत सोचने के बाद मुखिया को एक उपाय सूझता है। सुनो ग्रामवासियों, मुझे एक उपाय सूझा है। तुम लोग ध्यान से सुनो। आज रात जब राक्षस गहरी नींद में सो जाएगा, तब तुम सब उसकी गुफा में जाना और उसकी गुफा में आग लगा देना। देखना, राक्षस जलकर राख हो जाएगा। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं ग्राम प्रधान, हम वही करेंगे। इसके बाद उन्होंने वही किया जो ग्राम प्रधान ने उन्हें बताया था। वे गहरी रात में राक्षस की गुफा की ओर निकले, गुफा में आग लगाने के इरादे से। यही तो है मलिन, वही गुफा जहां राक्षस रहता है ना? चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ दादू, यही है वो गुफा। चलो हम अंदर चलते हैं। यह कहकर वे अंदर चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि राक्षस गहरी नींद में सो रहा है।
मलिन, वो देखो, राक्षस सो रहा है। अब तुम गुफा में आग लगा दो, लेकिन बहुत सावधानी से। ध्यान रखना राक्षस जाग न जाए। अगर वो जाग गया तो हम सबका अंत हो जाएगा। ना ना दादू, आप चिंता मत करो, मैं अभी आग लगा देता हूँ। राक्षस जागेगा नहीं। आज राक्षस का आखिरी दिन होगा। यह कहकर वे राक्षस की गुफा में आग लगा देते हैं और फिर आग लगाकर वे गुफा से बाहर निकल आते हैं और अंदर राक्षस आग में जलने लगता है। वह इधर उधर दौड़ता है लेकिन गुफा से बाहर नहीं निकल पाता। आखिरकार वह गुफा की आग में जलकर मर जाता है।